चैप्टर 11 हमेशा अनुकूल हवा के कारण रेसोल्यूट अपने गंतव्य स्थान की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था। मोजाम्बिक चैनल का नेविगेशन विशेष रूप से शांत और सुखद था। समुद्र के रास्ते यात्रा की सुखद प्रकृति को हवाई यात्रा के संभावित परिणाम का एक अच्छा शगुन माना जाता था। हर कोई आगमन के समय का इंतजार कर रहा था और डॉक्टर की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा था। अंततः जहाज जंजीबार शहर के निकट पहुंचा, जो इसी नाम के द्वीप पर स्थित है, और 15 अप्रैल को प्रातः 11 बजे उसने बंदरगाह पर लंगर डाला। ज़ांज़ीबार द्वीप मस्कट के इमाम का है, जो फ्रांस और इंग्लैंड का सहयोगी है, और निस्संदेह यह उसकी सबसे बेहतरीन बस्ती है। इस बंदरगाह पर पड़ोसी देशों से बहुत सारे जहाज आते जाते रहते हैं। ये द्वीप अफ्रीकी तट से केवल एक चैनल द्वारा अलग है, जिसकी अधिकतम चौड़ाई 30 मील है। यहाँ गोंद, हाथीदांत और सबसे बढ़कर आबनूस का बड़ा व्यापार होता है, क्योंकि ज़ांज़ीबार एक बड़ा गुलाम बाजार है। यहाँ उन लड़ाइयों में पकड़ा गया सारा माल इकट्ठा होता है, जिनमें आंतरिक क्षेत्र के सरदार लगातार लड़ते रहते हैं। ये व्यापार पूरे पूर्वी तट और नील अक्षांशों तक फैला हुआ है। श्री जी लेजेन ने तो यहाँ तक बताया कि उन्होंने इसे खुलेआम फ्रांसीसी झंडे के नीचे चलते देखा है। रेसोल्यूट के आगमन पर ज़ांज़ीबार में अंग्रेजी वाणिज्य दूत डॉक्टर को अपनी सेवाएं देने के लिए जहाज पर आया, जिसकी परियोजनाओं के बारे में यूरोपीय समाचार पत्रों ने उसे 1 महीने पहले से अवगत करा दिया था। लेकिन उस क्षण तक वह अविश्वासियों के असंख्य दल के साथ बना हुआ था। मुझे संदेह था, उन्होंने डॉक्टर फर्ग्यूसन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन अब मुझे कोई संदेह नहीं है। उन्होंने डॉक्टर कैनेडी और वफादार जो को अपने घर आमंत्रित किया। उनके सौजन्य से डॉक्टर को कैप्टन स्पीक से प्राप्त विभिन्न पत्रों के बारे में जानकारी मिली। उगोगो देश पहुंचने से पहले कैप्टन और उनके साथियों को भूख और खराब मौसम से बहुत तकलीफ हुई थी। वे केवल अत्यधिक कठिनाई से आगे बढ़ पाए और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे लंबे समय तक फिर से संवाद कर पाएंगे। डॉक्टर ने कहा, ये ऐसे खतरे और अभाव हैं जिनसे हमें बचना होगा। तीनों यात्रियों का सामान कौंसल के निवास पर पहुंचाया गया। ज़ांज़ीबार के समुद्र तट पर गुब्बारे को उतारने की व्यवस्था की गई। सिग्नल मस्तूल के पास एक सुविधाजनक स्थान था, जिसके पास एक विशाल इमारत थी, जो पूर्वी हवाओं से उसे बचाने का काम करती थी। यह विशाल मीनार एक छोर पर खड़ी एक ट्यून जैसी दिखती थी, जिसके बगल में प्रसिद्ध हीडलबर्ग ट्यून एक बहुत ही साधारण बैरल लगती थी, जो एक किलेबंदी के रूप में काम करती थी, और इसके मंच पर बेलूची तैनात रहते थे, जो भालों से लैस होते थे। ये बेलूची एक तरह के झगड़ालू, निकम्मे जनीजरी होते हैं। लेकिन जब गुब्बारा उतरने वाला था, तो कौंसल को बताया गया कि द्वीप के लोग बलपूर्वक ऐसा करने का विरोध करेंगे। कट्टर जुनून से ज्यादा अंधा कुछ नहीं होता। एक ईसाई के आने की खबर, जो हवा में चढ़ने वाला था, को क्रोध के साथ स्वीकार किया गया। अरबों से ज्यादा हताश नीग्रो इस परियोजना को अपने धर्म पर हमला मानते थे। उन्होंने यह मान लिया कि सूर्य और चंद्रमा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब ये दोनों सितारे अफ्रीकी जनजातियों के लिए पूजनीय हैं, और उन्होंने इस तरह के अपवित्र उद्यम का विरोध करने का फैसला किया। कौंसल को उनके इरादों के बारे में पता चला और उसने डॉक्टर फर्ग्यूसन और कैप्टन बेनेट से इस विषय पर चर्चा की। कैप्टन बेनेट धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें हिंसक प्रतिशोध के किसी भी विचार से रोका। हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, उन्होंने कहा। अगर हमें जरूरत पड़ी तो इमाम के सैनिक भी हमारी मदद करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे कप्तान, एक पल में कोई दुर्घटना हो सकती है, और गुब्बारे को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के लिए बस एक दुर्भाग्यपूर्ण झटका ही काफी होगा, जिससे यात्रा पूरी तरह से विफल हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें? अगर हम अफ्रीका के तट पर उतरेंगे, तो हमें भी वही मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। हमें क्या करना चाहिए? इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है, कौंसल ने जवाब दिया। आप बंदरगाह के बाहर उन छोटे द्वीपों को देखें, उनमें से किसी एक पर अपना गुब्बारा उतारें, उसके चारों ओर नाविकों का एक पहरा लगा दें, और आपको भागने का कोई जोखिम नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है।
डॉक्टर ने कहा, और हम अपनी तैयारियां पूरी करने में पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे। कैप्टन ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया और रेसोल्यूट को कुंबिनी द्वीप की ओर रवाना कर दिया गया। 16 अप्रैल की सुबह गुब्बारे को जंगल के बीच में सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया, जहां मिट्टी जमी हुई थी। 80 फीट ऊंचे 2 मस्तूल एक दूसरे से समान दूरी पर खड़े किए गए थे। उनके छोर पर रखे गए ब्लॉक और टैकल ने अनुप्रस्थ रस्सी की सहायता से गुब्बारे को ऊपर उठाने का साधन प्रदान किया। फिर इसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया। आंतरिक गुब्बारे को बाहरी गुब्बारे से इस तरह से बांधा गया था कि इसे उसी तरह ऊपर उठाया जा सके। प्रत्येक गुब्बारे के निचले सिरे पर हाइड्रोजन गैस को प्रवेश कराने के लिए पाइप लगाए गए थे। 17 तारीख को पूरा दिन गैस बनाने के लिए उपकरण की व्यवस्था करने में व्यतीत हुआ। इसमें लगभग 30 पीपे थे, जिनमें लोहे के बुरादे और सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से पानी का अपघटन किया गया था, जिन्हें पहले नाम के तरल पदार्थ की एक बड़ी मात्रा में एक साथ रखा गया था। हाइड्रोजन को रास्ते में धोने के बाद एक विशाल केंद्रीय पीपे में डाला गया और फिर नाली पाइपों द्वारा प्रत्येक गुब्बारे में डाला गया। इस तरह से उनमें से प्रत्येक को गैस की एक निश्चित सटीक मात्रा प्राप्त हुई। इस उद्देश्य के लिए 1866 पाउंड सल्फ्यूरिक एसिड, 16,050 पाउंड लोहा और 9,166 गैलन पानी का इस्तेमाल किया जाना था। ये ऑपरेशन अगली रात लगभग 3 बजे शुरू हुआ और लगभग 8 घंटे तक चला। अगले दिन अपने जाल से ढका हुआ गुब्बारा अपनी कार के ऊपर शानदार ढंग से लहरा रहा था, जिसे मिट्टी की कई बोरियों द्वारा जमीन पर टिकाया गया था। फुलाने वाले उपकरण को अत्यंत सावधानी से लगाया गया था तथा गुब्बारे से निकलने वाले पाइपों को बेलनाकार आवरण में सुरक्षित रूप से फिट किया गया था। लंगर, रस्सियां, उपकरण, यात्रा पट्टियां, शामियाना, रसद और हथियार गाड़ी में उनके लिए निर्धारित स्थान पर रखे गए। पानी की आपूर्ति ज़ांज़ीबार से प्राप्त की गई। 200 पाउंड गिट्टी को 50 थैलियों में बांट दिया गया, जिन्हें गाड़ी के निचले हिस्से में रखा गया, लेकिन हाथ की पहुंच के भीतर। ये तैयारियां शाम 5 बजे पूरी हो गईं, जबकि प्रेरी द्वीप के चारों ओर कड़ी निगरानी रख रहे थे तथा रिजोल्यूट की नौकाएं चैनल पर गश्त कर रही थीं। अश्वेतों ने मुंह बनाकर और विकृत मुद्राओं के माध्यम से अपनी नाराजगी दर्शाना जारी रखा। उनके ओबी मैन या जादूगर क्रोधित भीड़ के बीच इधर उधर घूमते रहे, उनकी कट्टरता की आग में घी डालते रहे, और कुछ उत्तेजित दुष्ट, जो बाकी लोगों की तुलना में अधिक उग्र और साहसी थे, तैरकर द्वीप पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें आसानी से भगा दिया गया। इसके बाद जादू टोना और मंत्र जाप शुरू हो गए। वर्षा करने वाले, जो बादलों पर नियंत्रण का दिखावा करते हैं, ने तूफानों और पत्थर की वर्षा का आह्वान किया, जैसा कि अश्वेत लोग ओलों को कहते हैं, ताकि वे उनकी सहायता कर सकें। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए उन्होंने उस देश में उगने वाले सभी अलग अलग पेड़ों की पत्तियां तोड़ीं और उन्हें धीमी आग पर उबाला, जबकि उसी समय एक भेड़ को उसके दिल में एक लंबी सुई चुभोकर मार दिया गया। लेकिन उनके सभी समारोहों के बावजूद आकाश साफ और सुंदर बना रहा और उन्हें अपनी कत्ल की गई भेड़ों और उनकी बदसूरत हरकतों से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर अश्वेतों ने खुद को सबसे उग्र व्यभिचार में झोंक दिया और टैम्बो नामक एक प्रकार की तीव्र मादक शराब और टोगवा नामक एक अत्यंत मादक प्रकार की बियर के नशे में धुत हो गए। उनके मंत्र, जो किसी भी तरह की धुन से रहित थे लेकिन बहुत ही शानदार समय में गाए गए थे, देर रात तक जारी रहे। शाम को लगभग 6 बजे कप्तान ने अपने केबिन में विदाई भोज के लिए यात्रियों और जहाज के अधिकारियों को इकट्ठा किया। कैनेडी, जिनसे अब कोई भी सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, अपनी आंखें डॉक्टर फर्ग्यूसन पर गड़ाए बैठे थे और अस्पष्ट शब्द बुदबुदा रहे थे। अन्य मामलों में रात्रिभोज एक उदास था। अंतिम क्षण के दृष्टिकोण ने सभी को सबसे गंभीर चिंतन से भर दिया। इन साहसी लोगों के लिए भाग्य ने क्या रखा था? क्या वे कभी अपने दोस्तों के बीच या घर के चूल्हे पर बैठे हुए खुद को पाएंगे? अगर उनकी यात्रा करने की व्यवस्था विफल हो जाती, तो उन क्रूर जंगली जनजातियों के बीच, उन क्षेत्रों में जिन्हें कभी खोजा नहीं गया था, और असीम रेगिस्तानों के बीच उनका क्या होगा? ऐसे विचार, जो अब तक धुंधले और अस्पष्ट थे, या जब वे आए थे,
तो बहुत कम ध्यान में आए थे, इस विदाई के क्षण में तीव्र बल के साथ उनकी उत्तेजित कल्पनाओं पर लौट आए। डॉक्टर फर्ग्यूसन अभी भी ठंडे और अडिग इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस संक्रामक उदासी को दूर करने का व्यर्थ प्रयास किया। वे पूरी तरह से असफल रहे। डॉक्टर और उनके साथियों की व्यक्तिगत सुरक्षा के खिलाफ किसी प्रदर्शन की आशंका के चलते तीनों उस रात रिजोल्यूट जहाज पर ही सो गए। सुबह 6 बजे वे अपने केबिन से निकले और कुंबेनी द्वीप पर उतरे। गुब्बारा सुबह की हवा में धीरे धीरे आगे पीछे डोल रहा था। उसे नीचे दबाए रखने वाले रेत के थैलों की जगह अब 20 सशस्त्र नाविकों ने ले ली थी और कैप्टन बेनेट और उनके अधिकारी अपने मित्रों की विदाई देखने के लिए वहां मौजूद थे। इस समय कैनेडी सीधे डॉक्टर के पास गए, उनका हाथ पकड़ा और कहा, सैमुअल, क्या तुमने जाने का पूरा निश्चय कर लिया है? गंभीरता से दृढ़ निश्चय, मेरे प्यारे डिक। मैंने इस अभियान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया है न? सब कुछ ठीक है, तो फिर इस मामले में मेरा विवेक साफ है और मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे यकीन था कि तुम ऐसा करोगे, डॉक्टर ने कहा। उसके चेहरे पर भावनाओं के तेज निशान दिखाई दे रहे थे। आखिरकार अंतिम विदाई का क्षण आ गया। कप्तान और उसके अधिकारियों ने अपने निडर मित्रों को बड़ी भावना से गले लगाया, यहाँ तक कि जो को भी नहीं, जो एक योग्य साथी था, एक राजकुमार की तरह गर्वित और खुश था। पार्टी में हर कोई डॉक्टर से हाथ मिलाने पर जोर दे रहा था। 9 बजे तीनों यात्री अपनी गाड़ी में सवार हो गए। डॉक्टर ने अपने सिलेंडर में ज्वलनशील पदार्थ जलाया और लौ को इस तरह घुमाया कि तेज गर्मी पैदा हो, और गुब्बारा, जो पूरी तरह से संतुलित अवस्था में जमीन पर टिका हुआ था, कुछ ही मिनटों में ऊपर उठने लगा, जिससे नाविकों को उसे पकड़ने वाली रस्सियों को ढीला करना पड़ा। फिर गाड़ी उनके सिर से लगभग 20 फीट ऊपर उठ गई। मेरे दोस्तों, डॉक्टर ने अपने 2 साथियों के बीच खड़े होकर और अपनी टोपी उतारते हुए कहा, आइए हम अपने हवाई जहाज को एक ऐसा नाम दें जो उसके लिए सौभाग्य लेकर आए। आइए हम उसका नाम विक्टोरिया रखें। उद्धरण चिन्ह। इस भाषण का उत्तर जोरदार जयघोष के साथ दिया गया, महारानी के लिए हुज्जा, पुराने इंग्लैंड के लिए हुज्जा। इस समय गुब्बारे की आरोही शक्ति बहुत बढ़ गई और फर्ग्यूसन, कैनेडी और जो ने अपने मित्रों को अंतिम विदाई दी। सबको जाने दो, डॉक्टर चिल्लाया, और यह कहते ही विक्टोरिया तेजी से आसमान में उड़ गई, जबकि रिजोल्यूट जहाज पर सवार 4 कैरोनेडो ने उसके सम्मान में विदाई सलामी दी।